Now let's see the ICDS number 3, that is construction contracts. सबसे पहले स्कोप में दिया है that this ICDS would be applicable in determination of income of a construction contract of a contractor obviously. Definitions simple है, एक बार देख लेते हैं. Construction contract सबको मालूम है क्या होता है. is a contract specifically negotiated for construction of an asset or a combination of assets. It can be one building, it can be a combination of buildings that are closely interrelated. अब ये एक पॉइंट जरा आपको ध्यान देना है, which are closely interrelated. कहने का मतलब है कि एक कस्टमर मेरे पास आता है, वो कहता है कि मेरा दिल्ली में एक आप बिल्डिंग बना दे प्लीज, और मेरा मुंबई में भी एक बिल्डिंग है वो भी आप बना दे. मैंने कहा ठीक है भाई, दोनों बना देते हैं. तो ये दोनों का कॉन्ट्रैक्ट तो साथ में हुआ, लेकिन क्या इसको एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, सिंगल के दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स माने जाएंगे? तो आंसर है ये दोनों अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स माने जाएंगे, बिकॉज दे आर नॉट इंटरकनेक्टेड और इंटररिलेटेड. तो हालांकि दो बिल्डिंग है, लेकिन वो एक दिल्ली और एक बॉम्बे में है, तो इन दोनों को एक नहीं मानेंगे, अलग अलग मानेंगे. तो ये दोनों का जो अकाउंटिंग है वो सेपरेट होगा. कहने का मतलब ये है. और दूसरा ऐसा है कि दिल्ली के अंदर ही एक बड़ा लैंड है और एक बिल्डर मेरे पास आता है और कहता है कि आप कंस्ट्रक्शन कर दीजिए. मैंने कहा कर देते हैं. तो कितने बिल्डिंग बनने वाले? बोलता है 10. तो एक ही प्लान है, वन आर्किटेक्चरल प्लान. आजकल टाउनशिप्स बनते हैं ना, तो टाउनशिप्स में जो कॉम्बिनेशन ऑफ बिल्डिंग्स होते हैं 4, 5, 6, 10, उनको सिंगल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा. ऐसा समझ? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें नोट करने का है. चलो आगे चलते हैं. तो इसमें लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स दैट आर क्लोजली इंटररिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ द डिजाइन. क्योंकि जो आर्किटेक्चरल डिजाइन बनेगा वो तो पूरा एक ही बनेगा ना, फुल टाउनशिप का सिंगल डिजाइन बनेगा, सिंगल उसका प्लानिंग होगा, टाउन प्लानिंग. इन टर्म्स ऑफ द डिजाइन, टेक्नोलॉजी एंड फंक्शन और देयर अल्टीमेट पर्पस और यूज. सो इट कैन बी अ टाउनशिप, इट कैन बी अ फैक्ट्री कंसिस्टिंग ऑफ 4-5 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, है ना. तो वो सब उसमें आएगा. तो वो पहला पॉइंट है. दूसरा पॉइंट है and includes, first of all देख लेते हैं, includes contract for the rendering of services which are directly related to construction of an asset. For example, those for the services of project managers and architects. Project managers कौन होते हैं? जो ये पूरे प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट देखते हैं. तो कहाँ कितना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना पैसा लगा, कितना रॉ मटेरियल आया, कितना लग गया, कितना बाकी है, तो वो पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम है. तो उसको भी अपन इसी में लेंगे. यानी कि सर्विसेज को भी अपने को ये ICDS अप्लाई करने का है. तो कौन से सर्विसेज विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड विथ द कंस्ट्रक्शन, लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, लाइक आर्किटेक्ट्स. एंड सेकेंडली कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिस्ट्रक्शन और रिस्टोरेशन ऑफ एसेट. डिस्ट्रक्शन को भी इसी में लेंगे, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में लिया जाता है. कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसको तोड़ फोड़ के निकालने का है, तो वो भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में आएगा. एंड द रिस्टोरेशन ऑफ द एनवायरमेंट फॉलोइंग द डिमोलिशन ऑफ एन एसेट. ऐसा है. अब जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो दो मेथड्स डिफाइंड है इसमें, इस ICDS के अंदर. एक होता है फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट मेथड और एक होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट. दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स है और फिर इनका अकाउंटिंग कैसे करना है वो अपन आगे देखेंगे. तो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जैसे कि एक बिल्डिंग बनानी थी, तो हमने कंस्ट्रक्शन वाले को बुलाया और उसको बोला कि देखो हम आपको 10 लाख रुपए देंगे, ये झोपड़पट्टी हमें बना दो. उसे बना दिया. तो इसको कहेंगे फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट. या फिर पर स्क्वायर फीट बेसिस पे भी आजकल होता है. यानी हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया है एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को कि हम आपको 4,000 रुपए पर स्क्वायर फीट देंगे, आप हमें आलीशान बिल्डिंग बना के देंगे, 4,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट. तो वो भी फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में आएगा. सो इट कैन बी ऑन द टोटल अमाउंट कैन बी फिक्स्ड और पर स्क्वायर फीट और पर स्क्वायर मीटर वो भी अपन फिक्स कर सकते हैं. तो वो पहले देखो डेफिनेशन दिया है. Fixed price contract is a construction contract in which the contractor agrees to a fixed contract price or a fixed rate per unit
जैसे मैंने कहा 5,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट या पर स्क्वायर मीटर, which may be subject to cost escalation clauses. ये अपन ने पढ़े थे ना अकाउंट्स में, आई थिंक आईपीसीसी में, तो उसमें कॉस्ट इन्फ्लेशन जो है एस्केलेशन क्लॉज कहते हैं, वो हो सकता है उसके अंदर कि अगर रॉ मटेरियल के प्राइसेस इतने से बढ़ जाएंगे ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट तो हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को इतने से बढ़ाएंगे, उसको एस्केलेशन क्लॉज कहते हैं, तो वो उसमें हो भी सकता है। तो ऐसा नहीं कि फिक्स का मतलब एकदम फिक्स्ड प्लस उसमें एस्केलेशन क्लॉज भी हो सकता है। सेकेंड इज कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जैसे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन का जो छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन वाले रहते हैं वो ये करते हैं, वो कहते हैं कि देखिए जितना मटेरियल लगेगा उस पे मैं आपको 35% लूंगा, तो मटेरियल प्लस 35% आई एम गोइंग टू चार्ज। मटेरियल जो भी लगा सीमेंट रेट वगैरह वो तो लूंगा ही मैं आपसे, प्लस 35% फॉर माई वर्कमैनशिप, तो उसको कहते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। तो लिखा है इज अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इन विच अ कॉन्ट्रैक्टर इज रीइंबर्स्ड फॉर अलाउएबल और अदरवाइज डिफाइंड कॉस्ट्स प्लस ए मार्कअप, कॉस्ट प्लस मार्कअप, सिंपल है। उसके बाद एक डेफिनेशन दिया है रिटेंशन का। रिटेंशन क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टी होता है वो कुछ अमाउंट रिटेन करता है, जैसे भी आपका इतना काम हो गया 10 लाख का काम हो गया तो मैं आपको 10 लाख नहीं दूंगा, 8 लाख 9 लाख ही दूंगा, 1 लाख रोक के रखूंगा, तो उसको रिटेंशन कहते हैं, विच आई विल डिसबर्स आफ्टर टोटल कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जब पूरा कंप्लीशन हो जाएगा, सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे, सब कुछ बराबर है, तब मैं आपको रिलीज कर दूंगा, तो उसको रिटेंशन कहते हैं। तो वो भी डिफाइंड है, एक बार पढ़ सकते हैं आप, नॉट ऑफ मच यूज। Then words and expressions which are used and not defined here will be as per the act, वो भी ठीक है, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। Then construction contract may be negotiated for the construction of a single asset, and a construction contract may also deal with construction of number of assets which are closely interrelated or interdependent in terms of their design, technology, function and ultimate purpose of use, ये भी अपन देख चुके हैं। Then construction contracts are formulated in a number of ways which for the purpose of ICDS are classified as fixed price and cost plus, दो methods अपन देखेंगे। And some construction contracts may contain characteristics of both fixed price as well as cost plus. For example, in case of a cost plus contract with an agreed maximum price, ऐसा भी हो सकता है कि ठीक है cost plus आप लो लेकिन इसके ऊपर मैं आपको नहीं दूंगा, आप मटीरियल लाओ सब लाओ प्लस आप 35% भी ले लो, लेकिन तुम कहोगे कि मैं सीमेंट की जगह सोना लगाऊंगा, तो ऐसा थोड़ी है भैया, मैं आपको 4,000 रुपए स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं देने वाला। सो इट कैन बी कॉस्ट प्लस बट विथ अ मैक्सिमम मार्जिन, इसके ऊपर हम आपको पैसा नहीं देंगे। चलो ठीक है, वहां तक तो ठीक है, तो सब एक्सप्लेनेशन पार्ट था। फिर एक पॉइंट दिया कंबाइनिंग एंड सेगमेंटिंग, कि द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस आईसीडीएस शैल बी अप्लाइड सेपरेटली। अब यहां से मेन चीज शुरू होती है, देखो, सेपरेटली टू ईच कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। हर कॉन्ट्रैक्ट को की इनकम अलग अलग हम निकालेंगे, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड फॉर इन पैराग्राफ 6, 7 एंड 8 हियरिन, जो इसके बाद अपन देखेंगे। एंड फॉर रिफ्लेक्टिंग द सब्सटेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट or a group of contracts where it is necessary, the ICDS should be applied to the separately identifiable components of a single contract or to group of contracts together. तो ठीक है, तो उसमें वो लिखा है कि जो ICDS में लिखा है अभी जो हम पढ़ेंगे पूरा, तो वो एक एक कॉन्ट्रैक्ट को अलग अलग आप लगाकर इनकम निकालो, ठीक है। लेकिन अब 6, 7 और 8 क्या कहते हैं वो देखो, ये एक्सेप्शन है, दीज आर एक्सेप्शंस टू 5। अब क्या कहते हैं, where the contract covers a number of assets, जैसे मैंने कहा कि एक पूरा टाउनशिप कंस्ट्रक्ट हो रहा है जिसमें 8 से 10 बिल्डिंग्स है। अब क्या करेंगे, the construction of each asset should be treated as a separate construction contract when separate proposals have been submitted for each asset। separate proposals अगर है तो उसको अलग अलग माना जाएगा। each asset has been subject to separate negotiation and the contractor and customer have been able to accept or reject that part of the contract relating to each asset,
and the cost and revenues of each asset can be identified separately. तो अगर ये तीन कंडीशन है तो फिर उसको अपन सेपरेट मानेंगे, यानी इसको अलग अलग मानेंगे. तो ये कौन सा एग्जांपल हुआ मेरा? पहला वाला एग्जांपल कि एक बिल्डिंग आपके लिए बनाना है, आप ही हो एंड यूजर, आप ही हो. तो आपके पास एक जमीन बॉम्बे में भी है और एक जमीन दिल्ली में भी है. आपने मुझे बुलाया और कहा कि हमें कंस्ट्रक्शन करके दो बिल्डिंग का. मैंने कहा करेंगे. अब दोनों अलग अलग है, ऐसा नहीं कि आपने दोनों साथ में ही दिए कि ये लोगे तो वो भी लेना पड़ेगा, ये लोगे तो वो भी लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं. ईदर यू कंस्ट्रक्ट दिस और यू कंस्ट्रक्ट दिस और यू कंस्ट्रक्ट बोथ. तो दोनों के प्राइसेस भी अलग है, दोनों के कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग हुए, दोनों के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो अलग अलग है. ठीक है. और सेपरेटली एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं. यानी ऐसा नहीं कि मैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए एप्लीकेशन दूंगा आपको तो आपको दोनों ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है. You may give me the contract of Delhi building but not of Bombay building. तो फिर उनको अलग अलग माना जाएगा. Separate proposals, negotiations with the right to accept or reject, and the cost and revenues are identifiable separately. चार बातें याद रखो. ठीक है. प्रपोजल भी अलग अलग है, negotiation भी अलग अलग है, acceptance rejection भी अलग अलग किया जा सकता है, and the cost and profits are separate. फिर आगे कहता है अ ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स वेदर विद अ सिंगल कस्टमर और विद सेवरल कस्टमर्स और विद सेवरल, सिंगल कस्टमर और सेवरल, ये सेवरल में बताऊंगा कहां होता है, शुड बी ट्रीटेड एज अ सिंगल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट. अब अलग अलग तो देख लिया, अब सिंगल कब मानेंगे वो देखो. तो सिंगल में लिखा है व्हेन द ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इज नेगोशिएटेड एज अ सिंगल पैकेज. सिंगल पैकेज है, निगोशिएशन एक है, उसमें क्या था निगोशिएशन अलग अलग है, यहां क्या बोलते हैं निगोशिएशन एक. नंबर टू, द कॉन्ट्रैक्ट्स आर सो क्लोजली इंटररिलेटेड दैट दे आर इन इफेक्ट पार्ट ऑफ अ सिंगल प्रोजेक्ट विथ एन ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन. यानी हम प्रॉफिट मार्जिन भी जो है वो एक ही निकाल पाएंगे, अलग अलग नहीं निकाल पाएंगे. एंड द कॉन्ट्रैक्ट्स आर परफॉर्म कॉन्करेंटली, यानी एक साथ चल रहे हैं, दोनों कॉन्ट्रैक्ट एक साथ चलेंगे और इन अ कंटिन्यूअस सीक्वेंस, यानी पहले मैं ये बिल्डिंग बनाऊंगा आपके लिए, फिर वो बनाऊंगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये. तो ये एग्जांपल है टाउनशिप वाला, बाजू में लिख के रख दो. टाउनशिप्स वगैरह आजकल होते हैं ना, एंड सिंगल फैक्ट्री विद 4-5 बिल्डिंग्स. तो उसमें क्या होता है कि भाई टाउनशिप का डेवलपमेंट जो होता है, तो ये 4 ब्लॉक्स हम एक साथ चालू करेंगे कंस्ट्रक्शन, फिर ये 4 जब खत्म हो जाएंगे तो अगले 3 ब्लॉक लेंगे, फिर इसका लैंडस्केपिंग करेंगे, स्विमिंग पूल बनाएंगे और क्लब हाउस बनाएंगे. तो ये सब इंटीग्रल पार्ट है ना, अलग अलग थोड़ी. तो या तो एक साथ हो रहे हैं या एक के बाद एक हो रहे हैं, और उसका पूरा जो निगोशिएशन है वो तो एक साथ ही होगा ना. जिस पर्सन को पूरा टाउनशिप बनवाना था और उसने हमको दिया कंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो तो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट ही करेंगे ना पूरे के लिए. ऐसा थोड़ी एक बिल्डिंग एक को देगा, दूसरा दूसरे को देगा, तीसरा तीसरे को देगा, फिर मालूम नहीं क्या होगा. सबके परफॉर्मेंस में बहुत डिफरेंसेस आते हैं. So they give it as a one contract. तो one negotiation, overall profit margin जो हमारा निकलेगा वो भी एक साथ ही निकलेगा और कंटिन्यूअस या कॉन्करेंट बेसिस पे है. फिर पैरा 8 क्या कहता है देखो. अब पैरा 8 कहता है कि व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एडिशनल एसेट. अच्छा सॉरी, एक बात जो देखो यहाँ पे, ये जो लिखा था ना पैरा 7 में, मैंने बताना था आपको सेवरल कस्टमर्स भी लिखा हुआ है, इसका मतलब भी समझा देता. सेवरल कस्टमर्स का एग्जांपल क्या है, रीडेवलपमेंट. पुरानी बिल्डिंग्स होती है ना, तो ये रीडेवलपमेंट में आती है. अब रीडेवलपमेंट में कैसे आती है कि पुरानी हो गई है, फ्लैट स्कीम है, बहुत पुराना 50 साल पुरानी बिल्डिंग हो गई है, तो वहां के फ्लैट ओनर्स ने डिसाइड किया कि अपन इसको तोड़ के रिकंस्ट्रक्ट करवाते हैं. तो मेरे पास आए और कहा कि देखो हमारा बिल्डिंग एसोसिएशन है, 50 फ्लैट ओनर्स है, वी ऑल एग्री टू गिव यू द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट. आप ये बिल्डिंग को तोड़ो, इसको नया बनाओ और ऊपर से हमको पैसा भी दो. यस, ऐसा होता है, क्योंकि एफएसआई बढ़ जाती है ना, तो 50 फ्लैट की जगह अब बिल्डर है ना तो उसमें 70 फ्लैट बना सकता है. तो वो कहता है फ्लैट ओनर से कि ठीक है, आपके 50 फ्लैट मैं ले लेता हूं, मैं वो 50 फ्लैट तो आपको बना के दूंगा ही फुली न्यू, प्लस जो ऊपर के 20 फ्लैट बनेंगे वो मैं दूसरों को बेच दूंगा. तो वहां बिल्डर का प्रॉफिट होता है. फिर ऐसा रहता है. तो ये देखो सेवरल कस्टमर्स, तो उसमें हर फ्लैट ओनर के साथ एग्रीमेंट हुआ है,
मेरा जो एग्रीमेंट होगा वो एक पार्टी के साथ नहीं होगा, मेरा एग्रीमेंट 50 फ्लैट ओनर्स के साथ होगा टू रिकंस्ट्रक्ट देयर प्रॉपर्टीज। लेकिन उसको भी अपन सिंगल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, क्योंकि बिल्डिंग तो एक ही बनने वाली ना, मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो अलग अलग थोड़ी निकलेगा कि ये फ्लैट वाले में इतना, इसमें इतना, उसमें इतना, ऐसा तो नहीं निकल सकता ना। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। ये 50 फ्लैट तो मुझे फ्री में देना है, ऊपर के जो 20 है वो बेच करके मुझे पैसा कमाना है, तो मैं अलग अलग नहीं निकाल सकता, है ना। तो उसको सिंगल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। फिर चलते हैं पैरा 8 क्या कहता है, देखो, where a contract provides for construction of an additional asset at the option of the customer and is amended to include the construction of the additional asset, the construction of the additional asset should be treated as a separate construction contract. उसको अलग मानेंगे कब, separate कब मानेंगे, तो देखो उसमें लिखा है when the asset differs significantly in design, technology or function from the asset or assets covered by the original contract, or the price of the asset is negotiated without having regard to the original contract price. For example, देखो मैं आपको बता दूं, एक आदमी मेरे पास आया, पॉलिटिशियन था, बहुत बड़ा आदमी था, बहुत पैसे थे उसके पास। उसे कहा कि देखो ये मेरा लैंड है, मेरे को यहाँ पे एक अच्छा सा बंगलो बना के दो। मैंने कहा बना देंगे, कौन सी बड़ी बात, बंगलो बन रहा है। अब जब बंगलो बन रहा है तो उसे कहा कि एक काम करो यार, मेरे को यहाँ पे ना तो एक बहुत बड़ी जगह है मेरी, तो एक कमर्शियल 4000 स्क्वायर फीट का भी एरिया निकाल दो, इसमें कमर्शियल बिल्डिंग बना दो, जो मैं किसी को किराए से दे दूंगा, वहां डेली नीड शॉप वगैरह कोई लगा सकता है। मैंने कहा बना देंगे। अब यहाँ आपका रेसिडेंशियल हाउस बन रहा है, यहाँ पे आपने बाद में कहा एडिशनल कि मेरे को कमर्शियल बिल्डिंग भी बना दो एक, वहां कोई शोरूम वोरूम खोलेंगे या जो भी है डेली नीड शॉप खोलेंगे, और इसका कोई आपस में कनेक्शन नहीं है, कोई रोल नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं, और उनका निगोशिएशन भी बाद में अलग से हुआ, एंड द प्रॉफिटेबिलिटी डजंट डिपेंड अपॉन दिस कंस्ट्रक्शन, कोई भी चीज इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो फिर इसको अपन सेपरेट मानेंगे, दोनों को अलग अलग मानेंगे, सिंपल। और अगर ये कनेक्टेड होते, जैसे कि उसने कहा कि रेसिडेंशियल हाउस बना दो, फिर वो आगे कहता है अच्छा इसका लैंडस्केपिंग भी कर दो, स्विमिंग पूल भी बना दो, मेरे को ये भी कर दो, वो भी कर दो, तो वो फिर सिंगल में माना जाएगा, बिकॉज दे आर इंटर रिलेटेड, दे आर इंटरकनेक्टेड। एक स्विमिंग पूल बनाना घर के साथ, वो अटैच हो गया ना, तो फिर उसको सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। लेकिन अगर अलग से बोल रहा है कि मेरे को एक सामने में कमर्शियल प्लेस निकाल दो, वहां मैं शोरूम लगाऊंगा, तो वो अलग आएगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। फिर आगे चलते, अब आते हैं अकाउंटिंग पे, रेवेन्यू कैसे निकालना। तो पैरा 9 कहता है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू शैल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन देयर इज रीजनेबल सर्टेनिटी, अंडरलाइन कर दो, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, रीजनेबल सर्टेनिटी ऑफ इट्स अल्टीमेट कलेक्शन। रीजनेबल सर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट है ऑफ इट्स अल्टीमेट कलेक्शन, यानी जैसे मैंने काम तो कर दिया है, काम तो कर दिया है, तो कैन आई रिकॉग्नाइज प्रॉफिट। तो सवाल ये पैदा होता है कि भैया जिसके लिए हमने काम किया है वो पैसा देने वाला है क्या। तो अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन अस, तो यस देन वी कैन रिकॉर्ड द प्रॉफिट, बिकॉज देयर इज अ सर्टेनिटी कि आ जाएगा पैसा, बैड डेस होने के चांसेस नहीं। लेकिन अगर डिस्प्यूट अराइज हो गया है बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर एंड द कॉन्ट्रैक्टी, हमने उसकी बिल्डिंग आधी कंस्ट्रक्ट कर दी, लेकिन वो कहता है कि नहीं आपने सब गलत कंस्ट्रक्शन किया है, खराब मटेरियल लगाया है, पिल्लर को ऐसा हाथ रखा तो पिल्लर गिर गया स्लैब भी नीचे गिर रहा है, तो फिर वो अपने को पैसा देने वाला है क्या? नहीं, देयर इज अ डिस्प्यूट। सो व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट यू डोंट रिकॉग्नाइज द कॉन्ट्रैक्ट इनकम। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू शैल कंप्राइज ऑफ, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में क्या क्या आएगा, द इनिशियल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एग्रीड, जो एग्रीड प्राइस होता है वो, इंक्लूडिंग रिटेंशंस, यानी मैंने आपके लिए 100 लाख में काम करने का ठेका लिया है, उसमें से हो सकता है 10 लाख आप रिटेन करो, लेकिन वो 10 लाख भी मुझे इनकम में लेना पड़ेगा। ठीक है, इंक्लूडिंग रिटेंशंस। देन वेरिएशंस इन कॉन्ट्रैक्ट वर्क, क्लेम्स एंड इंसेंटिव पेमेंट्स, वेरिएशंस भी होते हैं,
थोड़ा काम ज्यादा हो गया, कम हो गया, तो उसको एडजस्ट करना है, तो वेरिएशंस को एडजस्ट करना है, लेकिन कब और कितना, तो वो देखो उसमें 2 पॉइंट लिखे, टू द एक्सटेंट दैट इट इज प्रोबेबल दैट दे विल रिजल्ट इन रेवेन्यू and they are capable of being reliably measured. यानी रेवेन्यू कितना आ सकता है और वो रेवेन्यू कितना आएगा, अमाउंट जो है वो मेजर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो अपन उसको भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। वेरिएशंस इन कॉन्ट्रैक्ट वर्क, अब वेरिएशंस का एग्जांपल दे देता हूं, हर चीज एग्जांपल से याद होती है। तो जैसे आपने पहले हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि हम एक कोई क्वालिटी के टाइल्स लगाएंगे, लेकिन जब काम चालू हो गया तो आपका इरादा बदल गया, कॉन्ट्रैक्ट आके कहता है मुझसे कि नहीं नहीं अब ये टाइल नहीं, हमें वो महंगे वाले टाइल्स लगा दो। हाँ, कहीं से लॉटरी लग गई हमको, पैसा आ गया हमारे पास, महंगे वाले टाइल्स लगाओ। मैंने कहा लगा देंगे साहब, उसमें क्या है, महंगे लगा देंगे। तो देखो वेरिएशन हो गया ना वर्क में। तो जो 100 रुपए स्क्वायर फीट के टाइल्स में लगाने वाला था, अब 450 रुपए स्क्वायर फीट वाले टाइल्स लगने वाले हैं, तो रेवेन्यू तो चेंज होगा ना, तो उसको अपन इसमें डालेंगे। तो जो इनिशियल एग्रीड प्राइस है वो तो लेना ही लेना है, प्लस उसमें कोई वेरिएशन हो गया है तो वेरिएशन को भी लेने का है। Then para 11 says that where the contract revenue already recognized as income is subsequently written off in the books of accounts as uncollectible, the same shall be recognized as an expense and not as an adjustment of the amount of contract revenue. यानी आप कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू को चेंज मत करो, आप उसको एज एन एक्सपेंस उसको राइट ऑफ करो। जैसे एक सिंपल एग्जांपल में देता हूं कि ये अपने P&L अकाउंट में हमने 100 लाख को इनकम में रिकॉर्ड किया, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, बाद में पता चला कि इसमें कुछ नहीं मिलने वाला, तो उसको आप यहाँ बैड डेस करके राइट ऑफ करो। मान लो कि 20 लाख नहीं मिलने वाला, तो उसको आप एक्सपेंस रिकॉर्ड करो, P&L अकाउंट डेबिट कर दो। आप 100 को कम करके 80 मत करो, ऐसा कहने का मतलब है क्रेडिट को कम मत करो, आप जो एक्सपेंस है, जो लॉस है, उसको डेबिट मार के उसको हटा दो। दैट इज अ सिंपल ट्रीटमेंट। अल्टीमेटली फर्क तो वही है, नेट आंसर तो 80 आने वाला है, बट दिस इज कॉल्ड एज ए ट्रीटमेंट, हाउ यू हैव टू ट्रीट। देन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट शैल कंप्राइज ऑफ रेवेन्यूज। तो देखा, अब कॉस्ट में क्या क्या आएगा देखो, तो कॉस्ट में लिखा है that relate directly to specific contract, costs that are attributable to contract activity in general and can be allocated to the contract, ये जनरल एक्सपेंसेस जो होते हैं, जैसे हमारे ऑफिस एक्सपेंस वगैरह है। लेकिन अगर वो एक कॉन्ट्रैक्ट पे अपोर्शनेबल है कि ये हमने 3 आदमी लगाए हैं सेल्स के लिए, वो तीनों जो आदमी है वो यही प्रोजेक्ट के जो फ्लैट्स है उसी को सेल करने में लगे हुए हैं, तो फिर अपन इनका जो कॉस्ट है वो वहां एलोकेट कर सकते हैं, तो उसको एलोकेट करके वहां डाल देंगे। Then other such costs which are specifically chargeable to the customer under the terms of the contract, जो specific chargeable amounts रहते हैं, and allocated borrowing cost यानी interest, जो अपना इंटरेस्ट होता है उसको भी अपन एलोकेट करके एक एक कॉन्ट्रैक्ट पे डालेंगे। जैसे हमें 4 अलग अलग कस्टमर्स के लिए बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करने के काम चल रहे हैं, हमारे 4 ठेके चालू है। अब हुआ है कि ये काम करने के लिए वर्किंग कैपिटल लोन तो लगता है ना, तो मैंने बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेके रखा है, वो लोन का जो इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट को भी अपन यहाँ पे एलोकेट करेंगे, तो वो दिया है एलोकेटेड बोरोइंग कॉस्ट्स इन अकॉर्डेंस विद ICDS ऑन बोरोइंग कॉस्ट। तो ये अपन बाद में पढ़ेंगे, इंटरेस्ट का एक अलग सा ICDS। दिस कॉस्ट शैल बी रिड्यूस्ड, अब क्या बोलता है देखो, दिस कॉस्ट शैल बी रिड्यूस्ड बाय एनी इंसिडेंटल इनकम not being in the nature of interest, dividend or capital gain। इंटरेस्ट, डिविडेंड या कैपिटल गेन है तो उसको माइनस मत करो, इसके अलावा कोई इंसिडेंटल इनकम है, जैसे बहुत सारी चीज होती है ना, जैसे हम रेत लेके आए, उसको हमने रेत को छानते ना अपन, और जो अच्छी क्वालिटी का जो टॉप लेयर है वो यूज होता है बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में, और जो पत्थर वगैरह निकलते हैं वो अपन रद्दी में बेच सकते ना, है ना, जो पत्थर निकल गए या कुछ ऐसे स्क्रैप निकलता है ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, उसको अपन रद्दी में इधर उधर बेच सकते हैं। तो वो जो इंसिडेंटल इनकम है उसको कॉस्ट में से लेस करेंगे। या कुछ ब्रिक्स आए, ब्रिक्स अच्छे वाले तो लगा दिए, खराब हो गए, कुछ टूटे हुए निकले, वो टूटे हुए को अपन रद्दी में बेच देंगे, वो इंसिडेंटल इनकम आएगा, उसको कॉस्ट में से रिड्यूस करने का है।
Then next para says costs that cannot be attributed to any contract activity or cannot be allocated to a contract shall be excluded from the cost of construction contracts. जो अपोर्शनेबल नहीं है, जैसे मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, हमारी जो ऑफिस है, एक बिल्डर कंपनी है तो उसके ऑफिस भी होते हैं ना, तो वो ऑफिस का रेंट, अब ये बिल्डर आज की तारीख में 5 अलग अलग जगह पे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहा है, लेकिन उसके ऑफिस है कहीं पर, अब वो ऑफिस का रेंट, उसका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, अब इसको कहाँ एलोकेट करेंगे अपन, कौन से कॉन्ट्रैक्ट में एलोकेट करेंगे? नॉट पॉसिबल, बिकॉज दिस इज जनरल मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, ऑफिस हेड ऑफिस एक्सपेंस जिसको कहते हैं। फिर मैनेजिंग डायरेक्टर का सैलरी, वहां पे जो स्टाफ काम कर रहा है अपने ऑफिस में उसका सैलरी, उसको कहाँ एलोकेट करेंगे? नॉट अपोर्शनेबल और डायरेक्टली एलोकेबल, तो उसको आप एलोकेट मत करो, उसको कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के कॉस्ट में इंक्लूड मत करो। Then contract costs include the costs attributable to a contract for the period from the date of securing the contract to the final completion of the contract. Costs that are incurred in securing the contract are also included as part of the contract costs. जो अपन ने खर्चा किया, जैसे टेंडर भरा और बाकी जो खर्चे होते हैं for securing the contract, उसको भी इंक्लूड करना है, provided they can be separately identified. जैसे गवर्नमेंट से कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना है रोड कंस्ट्रक्शन का या कुछ भी, तो हमने उसका टेंडर भरा, उसके सारे जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो किए, तो वो उसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए है ना स्पेसिफिकली, तो फिर अपन उस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में उसको इंक्लूड कर लेंगे। एंड इट इज प्रोबेबल दैट द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी ऑब्टेन्ड। अब ये पॉइंट तब आता है जब खर्चा 1 साल में है और कॉन्ट्रैक्ट दूसरे साल में मिलने वाला है। खर्चा किया अपन ने 15-16 में और गवर्नमेंट अलॉट करेंगे हमको कॉन्ट्रैक्ट 16-17 में, तो ये 15-16 में जो एक्सपेंस हो गया है उसको क्या करे, एक्सपेंस ट्रीट कर ले या कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के कॉस्ट में इंक्लूड करे, सवाल पैदा होता है। तो प्रोबेबिलिटी देखनी पड़ती है कि ठीक है हमने खर्चा तो किया है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के सब डिटेल्स में खर्चा तो कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर प्रोबेबल है कि यस हमें मिल जाएगा तो फिर अपन उसको रोक लेंगे, उसको एक्सपेंस ट्रीट नहीं करेंगे और उसको कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। और अगर अनसर्टेनिटी है तो उसको एक्सपेंस करके राइट ऑफ कर दो। तो आगे लिखा है देखो फिर, व्हेन कॉस्ट इनकर्ड इन सिक्योरिंग द कॉन्ट्रैक्ट आर रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड, यानी 15-16 में अगर अपन उसको एक्सपेंस करके राइट ऑफ कर दिया तो फिर क्या होगा, देन दे आर नॉट इंक्लूडेड in the construction cost when the contract is obtained in the subsequent period। आया समझ में? तो अगर आपने इसको एक एक्सपेंस ट्रीट कर लिया, यानी 15-16 में अगर मैंने P&L अकाउंट में डेबिट कर दिया एज एन एक्सपेंस और फिर 16-17 में मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, तो क्या मैं इसको कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के कॉस्ट में भी इंक्लूड करूंगा? तो आंसर इज एब्सोल्युटली नो। 2 ऑप्शन में से कोई भी एक करो। अगर एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपेंस में नहीं आएगा, और अगर अपन ने यहाँ उसको नहीं रिकॉर्ड किया क्योंकि हम जानते थे कि हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, तो फिर एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे, फिर उसको कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। फिर आगे लिखता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट दैट रिलेट टू फ्यूचर एक्टिविटी ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट आर रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट। इसको एसेट करके रिकॉर्ड कर लो। तो अपन P&L को डेबिट नहीं करेंगे, ये जो अपन ने देखा ना अभी कि अगर हमको फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, हमें मालूम है कि मिलने वाला है, तो इस साल के जो खर्चे हैं उनको अपन P&L में कुछ भी नहीं करेंगे, कोई ट्रीटमेंट नहीं देंगे, और ये पूरे जो खर्चे हैं उसको एज एन एसेट रिकॉर्ड कर लेंगे। तो अपना जो बैलेंस शीट रहेगा उसमें एज एन एसेट उसको अपन रिकॉर्ड कर लेंगे, यानी कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे इन सिंपल वर्ड्स। Such costs represent an amount due from the customer and are classified as contract work in progress। इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, contract work in progress। फिर रिकॉग्निशन कैसे करना है वो देखो, पैरा 16, वेरी इंपॉर्टेंट वन। The contract revenue and contract costs associated with the construction contract should be recognized as revenue and expense respectively by reference to the, अंडरलाइन करो,
stage of completion of the contract activity at the reporting date. तो stage of completion method भी कहते हैं इसको अपन. All revenues and cost will be recognized on stage of completion method. ठीक है, याद रहेगा स्टेज ऑफ कंप्लीशन मेथड. ये वर्ड्स लिखने के एग्जाम में, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. फिर पैरा 17 क्या कहता है देखो. The recognition of revenue and expense by reference to stage of completion of the contract is referred to as percentage of completion method. इसको percentage of completion method भी कहते हैं, या stage of completion भी कह सकते हो, percentage of completion भी. Under this method, contract revenue is matched with the contract cost incurred in reaching the stage of completion, resulting in the reporting of revenue, expense and profit which can be attributed to the proportion of work completed. सिंपल है ना. यानी इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट था, अब उसमें से 31 मार्च यानी इस साल में 20% काम हुआ है, करंट ईयर में सिर्फ 20% काम हुआ है. तो अपन क्या करेंगे, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 20% एज अ रेवेन्यू इस साल में रिकॉर्ड करेंगे, और ये 20% बनाने के जो खर्चे हुए हैं वो खर्चों को भी रिकॉर्ड करेंगे. तो ये 20% जो काम हो गया है उसका इनकम और उसी का रिलेटेड एक्सपेंस, तो उसमें से आपको उसका प्रॉफिट मिल जाएंगे. फिर अगले साल इतना काम हुआ, 50% काम हो गया यानी 30%, तो ये जो 30% काम हुआ तो 30% ऑफ द टोटल रेवेन्यू 30% और ये काम करने का जो खर्चा है उसको मैच कर लेंगे. तो ये मैचिंग प्रिंसिपल के हिसाब से है. दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड अपॉन मैचिंग प्रिंसिपल. जितना काम हो गया है, कंप्लीशन हो गया है, उतना रेवेन्यू और उतने खर्चे आप रिकॉर्ड कर लो. Then the stage of completion of contract shall be determined. अब ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकालना है तो वो अपन देखते हैं. Shall be determined with reference to the proportion that contract costs incurred for work performed up to reporting date bear to the estimated total contract cost. ये एक मेथड है कि हमारा टोटल एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो था वो 100 लाख का था, कि हमको कॉन्ट्रैक्ट में टोटल 100 लाख खर्चा करना है और अभी हमारे 25 लाख के खर्चे हो गए. इसका मतलब कि 25% काम हो गया है. ये एक तरीका है. दूसरा तरीका है सर्वे ऑफ वर्क परफॉर्म्ड. यानी हमें 100 मीटर की बिल्डिंग बनानी थी, तो उसमें सर्वेयर कहता है कि अभी 20% बिल्डिंग बन चुकी है, यानी 20% काम हो चुका है. तो ये दूसरा मेथड है वर्क परफॉर्म के बेसिस पे. पहला है कॉस्ट के बेसिस पे, दूसरा है वर्क परफॉर्म के बेसिस पे. या फिर तीसरा पॉइंट है कंप्लीशन ऑफ अ फिजिकल प्रोपोर्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्क. फिजिकल प्रोपोर्शन कितना कंप्लीट हुआ. तो बी और सी देखा जाए तो एक ही लाइन पे है, बी और सी. बी में सर्वे के बेसिस पे कि सर्वेयर क्या कहता है कि कितना काम हो गया, तो सर्वेयर के रिपोर्ट पे डिपेंड करेगा. और ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करेगा कि फिजिकली कितना काम हो चुका है. तो तीन तरीके से कर सकते हो. वन इज ऑन कॉस्ट, proportion of cost incurred from the total expenditure which we had estimated. Number 2, survey of work performed, and number 3, physical proportion of work done, work completed. तो तीन वर्ड्स आप याद रखो. फिर आगे कहता है कि प्रोग्रेस पेमेंट्स एंड एडवांसेस रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स आर नॉट डिटर्मिनेटिव ऑफ स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कस्टमर से अभी तक हम कितना पैसा ले चुके हैं, हाँ, या लेने वाले हैं, प्रोग्रेस पेमेंट्स जिसको कहते हैं कि हम हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा पैसा उठाते जाते हैं कस्टमर से, तो वो कितना पैसा ले लिया है, दैट इज नॉट डिटर्मिनेटिव ऑफ हाउ मच वर्क इज परफॉर्म्ड. गुड. फिर आगे क्या लिखता है देखो. When the stage of completion is determined by reference to contract costs, यानी अगर कॉस्टिंग के बेसिस पे अगर अपन स्टेज निकालते हैं तो फिर क्या होगा.
only those contract costs that reflect work performed are included in the cost incurred up to the reporting date. Contract costs which are excluded are, तो इंक्लूजन में क्या बोला है कि कॉस्टिंग में क्या क्या इंक्लूड करो, तो सिर्फ वो कॉस्ट इंक्लूड करो दैट रिफ्लेक्ट वर्क परफॉर्म्ड, यानी जो काम हो गया है, जो काम किया है उसमें कितना कॉस्ट इनकर हुआ है, सिर्फ वो कॉस्ट को लेने का है। और कौन से कॉस्ट को नहीं लेना है वो अच्छे से याद रखो। कौन से कॉस्ट को नहीं लेना है वो याद रखो। नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट दैट रिलेट टू फ्यूचर एक्टिविटी ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हमने कुछ माल लाके रखा है लेकिन अभी लगा नहीं है, पड़ा हुआ है, स्टील बुला लिया हमने, सस्ते मिल रहा था तो स्टील लोहे के रॉड्स रहते हैं ना, खरीद के लिया है, लेकिन अभी लगे नहीं है, अभी तो सिर्फ 2 फ्लोर का कंस्ट्रक्शन हुआ है। ये इधर माल आ गया है सब हमारे पास, तो कॉस्ट तो इनकर हो गया है, लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन में लगा कितना है वो देखो। तो जितना माल लगा हुआ है सिर्फ उसके कॉस्ट लो। ऐसा नहीं कि टोटल अपन ने जो परचेज कर लिया उसका कॉस्ट ले लिए, ऐसा नहीं। तो हमारा टोटल परचेज होगा 100 लाख का, लेकिन अभी जितना माल लगा है एक्चुअल कंस्ट्रक्शन में जो लग गया है वो है 20 लाख, तो अपन 20 लाख को ही कॉस्ट मानेंगे। तो जो फ्यूचर में लगने वाला है उसको एक्सक्लूड करो। नंबर 2, पेमेंट्स मेड टू सब कॉन्ट्रैक्टर्स इन एडवांस ऑफ वर्क परफॉर्म्ड अंडर द सब कॉन्ट्रैक्ट। वैसे सब कॉन्ट्रैक्टर को अगर हमने एडवांस में कुछ दिया है तो एडवांस को हम कंसिडर नहीं करेंगे, उसने कितना काम कर लिया वो कंसिडर करेंगे, तो उसको कहते हैं वर्क परफॉर्म्ड। तो जितना काम हो चुका है उसमें सब कॉन्ट्रैक्टर ने कितना काम कर दिया है। जैसे सब कॉन्ट्रैक्टर को हमने 20 लाख रुपए दिए थे, उसमें से उसका अभी काम हुआ है 50%, तो अपन 10 लाख पकड़ेंगे। फिर आगे चलो, पैरा 20 कहता है ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एस्टिमेटेड रिलायबली, contract revenue is recognized only to the extent of costs incurred. The early stage of contract shall not extend beyond 25% of the stage of completion. यानी जब कॉन्ट्रैक्ट इनिशियल स्टेजेस में है, इंसेप्शन स्टेजेस में है, जैसे अभी तो खुदाई चालू है, अभी बिल्डिंग तो जमीन के ऊपर आने की है, अंदर ही काम चालू है, बेसमेंट का ही काम चालू है, तो उसको अर्ली स्टेजेस कहते हैं। तो वहां लिखा है कि उसमें कंप्लीशन मेथड आप कैसे निकालोगे। So you cannot go for survey and you cannot see the actual physical building. जैसे बिल्डिंग 100 मीटर की थी तो अभी कितनी बनी, अभी बनी नहीं ना भाई, अभी तो गड्ढे में है तो कैसे निकालेंगे। तो फिर वहां कॉस्ट मेथड जो है उसको फॉलो करने का कहा गया है कि अर्ली स्टेजेस में कॉस्ट मेथड को फॉलो करो। कब तक? अप टू 25%। एक बार 25% के ऊपर गया तो फिर आप जो दूसरे 2 मेथड थे, सर्वे मेथड एंड द कंप्लीशन मेथड, वो फिर आप लगा सकते हो। देन चेंजेस इन एस्टिमेट्स, पैरा 21 कहता है द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड इज अप्लाइड ऑन अ क्यूमुलेटिव बेसिस इन ईच प्रीवियस ईयर टू द करंट एस्टिमेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट्स। वेयर देयर इज अ चेंज इन एस्टिमेट्स, एस्टिमेट में अगर चेंज हो जाए तो फिर क्या होगा? The changed estimates shall be used in determination of the amount of revenue and expense in the period in which the change is made and in subsequent periods. यानी इसका कहने का मतलब क्या है, देखो मैं समझा देता हूँ। ये अपन कॉस्ट मेथड जब फॉलो कर रहे हैं ना, पहला मेथड है कॉस्टिंग। तो 2015 में कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ और इस वक्त इसका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट था कॉन्ट्रैक्ट का वो था 100 लाख। हमें लग रहा था कि 100 लाख में काम हो जाएगा, अभी काम चलने वाला है 2-4 साल, लंबा काम है, लेकिन हमें लगा कि 100 लाख में हो जाएगा, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एस्टिमेटेड था 100 लाख। अब जो पहला साल कंप्लीट हुआ 15-16, तो 15-16 में हमने कॉस्ट इनकर कर लिया 20 लाख, यानी 20% वर्क परफॉर्म हो गया ना, ऐसा मानेंगे अपन, 20% वर्क इज डन। तो हमने 20% को बेस मान करके टोटल रेवेन्यू का 20%, टोटल कॉस्ट का 20% ऐसे निकाल के प्रॉफिट निकाल लिया, ठीक है। लेकिन जब हम अगले साल गए, नेक्स्ट ईयर में हमने जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसको रिवाइज कर दिया। खास करके जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें तो आप देखते ही हो, ये हमारे नागपुर के आगे में एक डैम बनने वाला है, गोसीखुर्द डैम कहते हैं उसको, ऑल स्कैम्स।
तो एस्टिमेट जो जब ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट अलॉट हुआ था जिस कंपनी को, तो मान लो कि अगर वो 100 करोड़ का अलॉट हुआ था, तो आज वो एस्टिमेशन बढ़ के, यानी इतने सालों में एस्टिमेशन बढ़ के हो गया है करीबन 50 गुना, 50 टाइम्स एस्टिमेट इंक्रीज हो चुका है, और डैम अभी तक बना नहीं है। ऐसे होता है और चलते ही रहता है, ये तो आप जानते हैं। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में तो 100%, 200%, 300% एस्टिमेशन बढ़ते रहता है। अब वो पैसा जाता कहाँ है, वो गॉड ओनली नोज, और द पॉलिटिशियंस नो, अपन लोगों को नहीं मालूम पड़ता। तो खैर ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एस्टिमेशन अगर इंक्रीज हो गया, यहां पे एस्टिमेशन हमने निकाला कि अब एस्टिमेशन आ रहा है 250 लाख। अब इसमें से 20 लाख का तो यहां हो गया था, 50 लाख का यहां किया अपन ने, तो अब ये 50 को इस प्रोपोर्शन में निकालेंगे कि कितना परसेंटेज कंप्लीट हुआ। तो अब 50 अपन ये 100 का नहीं लेंगे ओरिजिनल, अब 50 किसका लेंगे, ये इसका लेंगे, फिर उसका परसेंटेज निकालेंगे। तो इस तरह से चलने का है। फिर ट्रांजिशनल प्रोविजन लिखा है। ट्रांजिशनल प्रोविजन क्या है कि पुराने में क्या था, नए में क्या है, और उसको चेंज कैसे करना। एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता नॉर्मली। ये दो गया कैलकुलेशंस। अब डिस्क्लोजर क्या क्या देना है, देखो उसमें लिखा है पर्सन शैल डिस्क्लोज द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू इन द पीरियड, कितना हमने रिकॉग्नाइज किया, द मेथड यूज्ड टू डिटरमिन द स्टेज ऑफ कंप्लीशन, स्टेज ऑफ कंप्लीशन में मेथड कौन सा अप्लाई किया मैंने, सर्वे अप्लाई किया या रेवेन्यू अप्लाई किया या कॉस्ट क्या किया, फिजिकल कंप्लीशन। देन पर्सन शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग फॉर द कॉन्ट्रैक्ट्स इन प्रोग्रेस एट द रिपोर्टिंग डेट, जो वर्क इन प्रोग्रेस वाले कॉन्ट्रैक्ट्स, उसमें और क्या क्या डिस्क्लोज करना है, देखो द अमाउंट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड प्रॉफिट लेस रिकॉग्नाइज्ड लॉसेस अप टू द रिपोर्टिंग डेट, प्रॉफिट ऐड करके वो माइनस करके, एंड अमाउंट ऑफ एडवांसेस रिसीव्ड एंड अमाउंट ऑफ रिटेंशंस, एडवांस कितना मिला हुआ है, रिटेंशन कितना है, और टोटल कॉस्ट कितना होके रखा है, ऐसा करना है। तो वो डिस्क्लोजर हो गया। अब ये अच्छा है ICDS 3, इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी बन सकता है ना। तो उसमें दे देंगे आपको इंफॉर्मेशन, कॉस्ट की, रेवेन्यू की सारी इंफॉर्मेशन देंगे, और फिर आपको पूछा जाएगा कैलकुलेट द इनकम एज पर ICDS 3 बाय टेकिंग कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कॉस्ट बेसिस, या बाय टेकिंग कंप्लीशन ऑन सर्वे बेसिस, फिर सर्वेयर ने क्या लिखा है, कितना पोर्शन कंप्लीट हो गया वो दिया रहेगा, या टेकिंग ऑन फिजिकल कंस्ट्रक्शन बेसिस, यानी फिजिकल कितना काम हो चुका है उस बेसिस पे निकालो, उसके डिटेल्स दिए रहेंगे। तो वो जो भी डिटेल अपने को दिए है उसके बेसिस पे अपन कॉस्ट और रेवेन्यू को दोनों को निकालेंगे और उसमें से प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो रहेगा बहुत सिंपल। क्वेश्चन आ भी गया तो, या फिर थियरी क्वेश्चन आ सकता है। थियरी क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम होते हैं, तो रटने की जरूरत नहीं है, समझ के जाओ। गुड। फिर आते हैं ICDS नंबर 4 पे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, वेरी इंपॉर्टेंट वन। सो लेट्स सी, दिस ICDS deals with the basis of recognition of revenue arising in the course of ordinary activities of a person from sale of goods, यानी कि ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री में कैसे निकालना। देन रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, यानी अपन लोग CA, CS, आर्किटेक्ट्स, ऑल सर्विसेज, या फिर यूज बाय अदर्स ऑफ पर्सन्स रिसोर्सेज यील्डिंग इंटरेस्ट, रॉयल्टी और डिविडेंड, यानी कि पैसा या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अदर पर्सन्स रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज कैन बी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जैसे मेरे पास पेटेंट है, कॉपीराइट है, मैंने आपको दिया यूज करने के लिए, और आप यूज करेंगे और मुझे रॉयल्टी देंगे, मेरा इनकम होगा, या मेरा पैसा आपने यूज किया तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसमें आ गए बैंक्स फॉर इंटरेस्ट, बैंक्स लोन देता है और इंटरेस्ट कमाता है, तो वो थर्ड नंबर में आ जाएंगे। मेरे पास पेटेंट राइट्स है, मैंने आपको दे दिया और आपसे मैंने रॉयल्टी लिया, तो मैं भी इधर आ जाऊंगा, पेटेंट होल्डर्स
एंड इन्वेस्टर्स ऑल्सो, जिनका डिविडेंड इनकम होता है, दे इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ द कंपनीज एंड दे रिसीव डिविडेंड। तो ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग भी आ गए, सर्विसेज इंडस्ट्री भी आ गए, प्लस जिनका इनकम इंटरेस्ट, रॉयल्टी या डिविडेंड से होता है वो भी आ गए। अब देखो आगे चलते हैं। This ICDS does not deal with the aspects of revenue recognition which are dealt with by other income computation standards like contract. तो contract अभी अपन ने देखा ना, तो contract के लिए स्पेशल ICDS है, तो फिर वो यहां कवर नहीं होगा इसमें। अच्छी बात। फिर रेवेन्यू का डेफिनेशन दिया है, व्हाट इज रेवेन्यू। तो उसमें लिखा है रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, रिसीवेबल्स or other consideration arising in the course of ordinary activities of a person from sale of goods या rendering of services या फिर yielding interest, royalty, dividend. In an agency relationship, the revenue is the amount of commission and not gross inflow of cash, receivables or other consideration. तो ये एक एक्सेप्शन है। नॉर्मली जैसे मैं सेलर हूं, मेरी दुकान है, किराने की दुकान, तो टोटल सेल्स जो होगा वो मेरा रेवेन्यू होगा। अगर मैं सीए हूं तो जो फीस आएगी वो मेरा रेवेन्यू होगा। अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया है तो डिविडेंड इज माई रेवेन्यू, इंटरेस्ट इज माई रेवेन्यू, ठीक है, या रॉयल्टी इज माई रेवेन्यू। तो ये सब रेवेन्यूज है। लेकिन जो एजेंट लोग होते हैं, एजेंट जिनको कमीशन मिलता है, उसके लिए हम रेवेन्यू क्या मानेंगे? तो वहां लिखा है कि रेवेन्यू सिर्फ कमीशन को मानेंगे, नॉट द टोटल सेल प्राइस। जैसे मेरे गुड्स आप बेचते हो, आप मेरे एजेंट हो, तो आपने 100 रुपए में बेचा, जिसमें आपका कमीशन 10 रुपए का है, बाकी 90 रुपए मेरे पास आएंगे, तो मेरा रेवेन्यू कितना होगा? 100 रुपए होगा। मेरा रेवेन्यू 100 रुपए है, बिकॉज आई एम दी मैन्युफैक्चरर, आई एम दी ट्रेडर। लेकिन आप मेरे एजेंट हो, आपका रेवेन्यू कितना होगा? सिर्फ 10 रुपए। तो आपका रेवेन्यू सिर्फ 10 रुपए आएगा, यू आर एजेंट। लेकिन मैं तो मैन्युफैक्चरर हूं ना, तो मेरा रेवेन्यू 100 रुपए आएगा, जिसमें से 10 रुपया खर्चा मैं रिकॉर्ड करूंगा। आई विल रिकॉर्ड 10 रुपीज एज माई एक्सपेंस, बट माई रेवेन्यू विल बी 100 टोटल सेल प्राइस। ओके, गुड। फिर ये तो कोई काम का नहीं है, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस, उसको छोड़ दो। फिर देखो सेल ऑफ गुड्स में रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करना है। तो उसमें लिखा है इन अ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग सेल ऑफ गुड्स, सबसे पहला, the revenue shall be recognized when the seller of goods has transferred to the buyer the property in the goods in ownership should be transferred for a price or all significant risks and rewards of ownership have been transferred. तो पहले तो बोला has transferred the property यानी complete ownership, यहाँ पे आप लिख दो full ownership, फुल ओ यानी फुल ओनरशिप। या तो फुल ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, जैसे आप मेरी दुकान पे आए और मैंने पेन आपको बेच दिया 80 रुपए में, कंप्लीट हो गया ट्रांजैक्शन, तो 80 रुपए मेरे को रेवेन्यू रिकॉर्ड करने का है। और सेकंड पॉइंट में दिया है ऑल सिग्निफिकेंट रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप हैव बीन ट्रांसफर्ड। इसको कहते हैं बेनिफिशियल राइट्स। बेनिफिशियल राइट्स का ट्रांसफर हो जाना चाहिए। And the seller retains no effective control of the goods transferred to a degree usually associated with ownership. यानी पूरे ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ आपको किराए से दिया, ऐसा नहीं है, पूरे ओनरशिप राइट्स दे दिए, सिर्फ एक आध कुछ पॉइंट बाकी होगा। फॉर एग्जांपल कि मैंने आपको बेचा है हायर परचेज पे, तो हायर परचेज पे बेचने पे क्या होता है कि भैया टाइटल मेरे पास रहता है, लेकिन यूजर राइट्स तो आपको ट्रांसफर हो जाते ना, विच आर इक्विवेलेंट टू ओनरशिप राइट्स। इसका एंजॉयमेंट राइट आपके पास, एलियनेशन राइट आपके पास, सब राइट्स आपके पास है, सिर्फ टाइटल मेरे पास। क्यों? क्योंकि हायर परचेज पे है, तो जब लास्ट इंस्टॉलमेंट आएगा तब मैं दूंगा, ऐसा। लेकिन अपन उसको ट्रांसफर ही मानेंगे, ठीक है। फिर आगे लिखता है इन अ सिचुएशन वेयर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स डज नॉट कोइंसाइड विद द ट्रांसफर ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप, revenue in such a situation shall be recognized at the time of transfer of significant risks and rewards of ownership to the buyer. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, समझ में आ गया? नहीं आया तो बताता हूं कि मैंने पहले आपको बेनिफिशियल राइट्स जो है वो ट्रांसफर किए, और बाद में चल के टाइटल जो मेरे पास बचा था वो ट्रांसफर कर दिया, जैसे हायर परचेज में होता है। हायर परचेज में गुड्स तो यहां मैंने आपको दे दिए, बेनिफिशियल राइट्स ट्रांसफर्ड, सिग्निफिकेंट राइट्स ऑफ ओनरशिप जिसको कहते हैं, और टाइटल बाद में दिया।
तो मुझे फारूक हक को रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना है, यहां या यहां? तो उसका आंसर दिया है यहां। जब हम बेनिफिशियल राइट्स ट्रांसफर कर देते हैं तो यहीं पर हमें रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने का है। Then revenue shall be recognized when there is reasonable certainty, underline कर दो, reasonable certainty of its ultimate collection। अगर certainty नहीं है तो आप रिकॉर्ड मत करो, ऐसा कहने का मतलब है, you don't record। reasonable certainty है तो रिकॉर्ड करो, वरना रिकॉर्ड मत करो, ठीक है। Then where the ability to assess the ultimate collection with reasonable certainty is lacking at the time of raising any claim for escalation of price and export incentives, revenue recognition in respect of such claim shall be postponed to the extent of uncertainty involved। अब escalation clauses रहते हैं, अब ये प्रोडक्ट की बात करें अपन, वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट। जैसे मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि मैं आपको एक पेन बना के दूंगा, 80 रुपए में एक पेन दूंगा, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन 2 साल में इसके रॉ मटेरियल वगैरह के कॉस्ट तो बढ़ सकते हैं ना, तो एक एस्केलेशन क्लॉज भी डाला है कि अगर रॉ मटेरियल प्राइसेस इतने परसेंट से बढ़ जाएंगे तो मैं ये 80 रुपए को इतने परसेंट से बढ़ाऊंगा। अब ये बात तय है। अब एक कंसाइनमेंट मैंने आपको बेच तो दिया है 80 रुपए में, तो बिल तो बन गया, लेकिन एस्केलेशन क्लॉज लगाना है क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ चुके हैं, तो मैं चाहता हूं कि एस्केलेशन क्लॉज लगा के आपसे एक्स्ट्रा पैसा लिया जाए, लेकिन अब ये मामला सेटल होने का है, यू आर नॉट कन्विंस्ड विथ माई क्लेम ऑफ एस्केलेशन, तो तब तक मैं एस्केलेशन का जो इनकम है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा। एस्केलेशन का इनकम मैं कब रिकॉग्नाइज करूंगा? जब ये सर्टेनिटी पे पहुंच जाएगा, जब दोनों पार्टी एग्री हो जाएगी कि यस आप एग्री हो गए हो कि आप मेरे को इतना पैसा दोगे एस्केलेशन का, तब मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा, नॉट बिफोर दैट। सिमिलरली एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, एक्सपोर्टर लोग एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स गवर्नमेंट से क्लेम करते हैं, गवर्नमेंट कभी कभी उसमें डिस्प्यूट भी करता है कि नहीं हम आपको पैसा नहीं देंगे, आपका क्लेम गलत है। तो जब तक के वहां से इन प्रिंसिपल अप्रूवल नहीं निकल जाता गवर्नमेंट से कि यस योर क्लेम इज सेटल्ड एंड विल गिव यू मनी, तब तक हम उस इनकम को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। फिर आते हैं पैरा नंबर 6 पे, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। तो गुड्स के लिए रिकॉग्निशन कैसे करना है हमने देखा, नाउ लेट्स सी सर्विसेज के लिए हम किस तरह से इनकम को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो इसमें लिखा है कि सब्जेक्ट टू पैरा 7, यानी 7 जो आने वाला है वो 6 को ओवरराइड करता है, ठीक है। सो सब्जेक्ट टू पैरा 7, रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस ट्रांजैक्शंस shall be recognized by percentage completion method। अब परसेंटेज कंप्लीशन मेथड क्या है? बहुत सिंपल है। सपोज के एक कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला है और उस कॉन्ट्रैक्ट का पूरा जो कॉस्टिंग है वो 10 लाख रुपए है, और मैंने जो प्राइस कोट किया है मेरे सर्विसेज के लिए वो 15 लाख है, यानी 15 लाख मुझे मिलने वाला है और 10 लाख का मेरे को कॉस्ट इनकर करना है टोटल में, और ये सर्विस जो मैं दूंगा वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चलेगा ना। सवाल ये पैदा हुआ कि मैं कब कब कितना कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूं, तो यहाँ लिखा है कि कंप्लीशन मेथड पे करूं। तो कंप्लीशन मेथड कितना कि कॉस्ट कितना इनकर होते जा रहा है उसके हिसाब से रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने का है। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि अगर 1 रुपया कॉस्ट है, 10 लाख कॉस्ट है, तो 15 लाख का रेवेन्यू है, यानी कितने टाइम्स हो गया? 1.5 टाइम्स। तो मैं देखते जाऊंगा कि मेरा कॉस्ट कितना कितना इनकर हो रहा है। सपोज आई हैव इनकर्ड कॉस्ट ऑफ 5 lakhs, सो आई विल रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ऑफ 7.5 lakhs एंड सो ऑन। तो उसको कहते हैं परसेंटेज कंप्लीशन मेथड। तो फर्स्ट ऑप्शन वो दिया है परसेंटेज कंप्लीशन मेथड। क्या लिखता है देखो, अंडर दिस मेथड रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस ट्रांजैक्शंस is matched with the service transaction costs incurred in reaching the stage of completion, resulting in the determination of revenue, expense and profit which can be attributed to the proportion of the work completed. Simple. लेकिन फिर लिखता है कि इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड ऑन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो हमने पढ़ा पहले,
also requires the recognition of revenue on this basis. बराबर है. The requirement of that standard shall mutatis mutandis apply to the recognition of revenue and the associated expenses for a service transaction also. तो जो हमने वहां पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसको ही म्यूटाटिस म्यूटेंडिस यहां पर भी अप्लाई करने का है. लेकिन फिर आगे लिखता है, however, when services are provided by an indeterminate number of acts, indeterminate number of acts यानी कितना काम करना है ये हमें नहीं मालूम, तो कॉस्टिंग भी नहीं मालूम रहता है. अब जैसे मैं आपको कोचिंग क्लास पढ़ाता हूँ, ये तो है डीवीडी है, लेकिन नॉर्मल कोर्स में अगर एक क्लासेस हम ले रहे हैं तो उसमें कोई कॉस्टिंग से इन्वॉल्वमेंट रहता है क्या? नहीं. कभी लेक्चर कम रहेंगे, कभी ज़्यादा रहेंगे, डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर्स. तो फिर उसमें क्या बोलता है, देखो, एक्ट्स ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, टाइम स्पेसिफाइड. जैसे मेरा क्लास 3 महीने का है तो 3 महीने में क्लास खत्म हो जाएगा, दैट इज श्योर. 3 महीने में क्लास खत्म होगा, लेकिन उन 3 महीनों में कॉस्टिंग कितना आएगा वो मुझे नहीं मालूम. कभी मैं ये हॉल में बुक करके क्लास लूंगा, कभी वो हॉल में ले सकता हूँ, कभी पेड़ के नीचे पढ़ाऊंगा, कभी गार्डन में पढ़ाऊंगा, आई डोंट नो, इट मे डिपेंड. तो कॉस्टिंग जो है और रेवेन्यू वो कोरिलेट नहीं हो सकता. तो अगर ऐसा केस है कि जहाँ कॉस्टिंग और ये कोरिलेट नहीं हो सकता, तो फिर क्या करना है? लेकिन टाइम स्पेसिफाइड है कि 3 महीने में क्लास को कंप्लीट करने का है. तो फिर कहता है कि रेवेन्यू में बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर द स्पेसिफिक पीरियड. सिंपल. 2 महीने कंप्लीट हो गए, 2/3 रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लो. सिंपल. 3 महीने की टोटल क्लास, यानी फिर कॉस्ट के बेसिस पे ना चल के टाइम के बेसिस पे हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे. तो यहां 2 मेथड हो गए. फिर 7 में लिखता है, 7 जो कि ओवरराइड करेगा 6 को. हाँ, सो 7 हैज ओवरराइडिंग इफेक्ट. तो इसको डबल टिक कर दो. तो क्या कहता है, रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स विथ ड्यूरेशन ऑफ नॉट मोर देन 90 days may be recognized when the rendering of service under that contract is completed or substantially completed. अगर बहुत छोटे समय का कॉन्ट्रैक्ट है, 90 डेज से कम का अगर कॉन्ट्रैक्ट, 2 महीने, 1 महीने, 4 दिन, 10 दिन, तो फिर कंप्लीशन मेथड पे चलो. जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा तो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करो, या सब्सटैंशियल पोर्शन जब कंप्लीट हो जाएगा तब रिकॉग्नाइज करो, जिसमें स्टैट्यूटरी ऑडिट्स भी आएंगे. कितना टाइम चलता है? अप्रैल, मई, जून मैक्सिमम. अप्रैल में जून तो टाइम रहता है. अपन एक कंपनी का ऑडिट कितने समय में करते हैं? मान लो 1 महीने, 1.5 महीने, इतना टाइम लगता है. तो वहां पर कंप्लीशन मेथड, यानी ऑडिट कंप्लीट हो गया, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेंगे. या सब्सटैंशियली भी कंप्लीट हो गया, अगर मेजर पार्ट कंप्लीट हो गया है जिससे बिलिंग हो सकता है, माइनर एस्पेक्ट्स में बी लेफ्ट बट द मेजर इज कंप्लीट, देन वी कैन रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू. तो कहने का मतलब क्या है कि 90 डेज से कम है तो फिर 7 लगाना पड़ेगा, और 90 डेज से ज्यादा है तो फिर 6 लगाना पड़ेगा. आया समझ में? वेरी गुड. फिर आगे चलते हैं पैरा 8. तो पैरा 8 कहां पे लगता है वो पहले देख लो आप. द यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय अदर्स यील्डिंग इंटरेस्ट, रॉयल्टीज और डिविडेंड. रिसोर्सेज यानी एसेट्स लाइक मनी. मेरे पास है पैसा, बहुत सारा पैसा. ऑफ कोर्स आजकल कैश तो अलाउड नहीं है, चेक में ही है, बैंक में है, लेकिन वो पैसा मैंने आपको दिया और आपसे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा. तो वो इंटरेस्ट को किस तरह से रिकॉग्नाइज करेंगे और कब करेंगे? ये 6 और 7 जो है वो तो कॉन्ट्रैक्ट्स है, नॉर्मल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स. उसके पहले गुड्स देखा अपन ने. अब ये तीसरी चीज देखते हैं. तो पहले गुड्स देखा, सर्विसेज देखा. अब देखते हैं कि इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको टाइम इनकम भी बोल सकते हैं, है ना. अकाउंट्स में पढ़े थे हमने, याद है बहुत साल पहले सीपीटी में. टाइम इनकम, टाइम इनकम यानी जैसे मैंने पैसा आपको लोन पे दे दिया है, सो देयर आर ड्यूरेशंस फिक्स लाइक मंथ और क्वार्टर और हाफ ईयरली और पर एनम, और इतने पीरियड, जैसे ही पीरियड होते जाता है तो आप मेरे को इंटरेस्ट देते या तो उसको टाइम इनकम कहते हैं. सिमिलरली रॉयल्टीज, मेरे पास है पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, नो हाउ, लाइसेंसेस, ये मैंने आपको दिए यूज करने के लिए, और आपसे मैं पीरियोडिकली पैसे लेता हूं.
कभी कभी लमसम भी होता है, कभी पीरियोडिकली भी होता है। सिमिलरली डिविडेंड, तो ये क्या है कि यूज ऑफ एसेट्स बाय अदर्स, तो यहां वर्ड लेकिन उन्होंने यूज किया है रिसोर्सेज, एसेट्स की जगह वाइडर टर्म यूज किया है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को हम कहते हैं एसेट्स, सो इट कैन बी मनी, इट कैन बी पेटेंट, इट कैन बी कॉपीराइट, इट कैन बी समथिंग लाइक दिस। तो अब देखो इसको कब रिकॉग्नाइज और किस तरह से रिकॉग्नाइज करेंगे। सबसे सिंपल पॉइंट यही है। तो 1 में कहता है कि सब्जेक्ट टू 2 इंटरेस्ट शैल एक्रू ऑन टाइम बेसिस। पहले ही कहा मैंने, अकाउंट्स भी यही कहता है, इंटरेस्ट हमेशा टाइम बेसिस पे एक्रू होता है। जैसे जैसे टाइम गुजरते जाएगा हम इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करते जाएंगे, यानी एक्रूअल बेसिस पे। डिटरमिन बाय द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एंड द रेट एप्लीकेबल। अमाउंट आउटस्टैंडिंग यानी प्रिंसिपल, लोन कितना है वो देखो, उसको इंटरेस्ट का जो रेट है वो लगा दो, और टाइम जो है उतना ले लो, 31 मार्च तक का इंटरेस्ट ले लो, रिकॉग्नाइज कर लो। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन रिफंड ऑफ एनी टैक्स, ड्यूटी और सेस शैल बी डीम्ड टू बी इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच सच इंटरेस्ट इज रिसीव्ड। तो ये जो 1 है ये क्या है, नॉर्मल लोन वगैरह है, मैंने आपको लोन दिया तो इंटरेस्ट कब रिकॉग्नाइज करूंगा, टाइम बेसिस पे। लेकिन अगर अपन ने टैक्स एक्स्ट्रा भर दिए, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, आजकल जीएसटी आने वाला है तो जीएसटी, इनकम टैक्स, फिर उस पर रिफंड आता है ना, तो वो रिफंड पे अपने को इंटरेस्ट भी मिलता है। ये इनकम टैक्स एक्ट में भी हम आगे चल के एक चैप्टर पढ़ेंगे, रिफंड एंड इंटरेस्ट, 244, 244A वगैरह सेक्शन है, उसके अंदर अपन देखेंगे। तो वो जो इंटरेस्ट आने वाला है वो कब रिकॉग्नाइज करेंगे, टाइम बेसिस पे नहीं, तो वहां गवर्नमेंट कहता है कि वो रिसीट बेसिस पे आएंगे, जब मिला तब उसको इनकम लेंगे वरना नहीं लेंगे। तो रिसीव्ड को अंडरलाइन कर लो। इंटरेस्ट ऑन टैक्स रिफंड्स विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द ईयर ऑफ रिसीट। वेरी गुड, 2 बातें होगी। तीसरे पे चलते हैं, डिस्काउंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है। डिस्काउंट और प्रीमियम ऑन डेट सिक्योरिटीज held is treated as though it were accruing over the period to maturity. Very important point, यानी इसको भी अमोर्टाइज करने का है। डिस्काउंट और प्रीमियम ऑन डेट सिक्योरिटीज is to be treated as though it were accruing over the period of maturity. यानी यहां इशू हुआ और यहां रिडीम है, कंपनी है उसने इशू किया और बाद में रिडीम किया, तो भी डिस्काउंट पे इशू है और बाद में रिडीम है। तो ये जो आएगा, कभी कभी ये लॉस भी होता है, कभी गेन होता है, एज ए केस में भी डिस्काउंट कैन बी अ लॉस, डिस्काउंट कैन बी गेन। इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार, तो लॉस है, डिस्काउंट इज अ एक्सपेंस फॉर अस। डिस्काउंट कैन बी इनकम ऑल्सो, इशू एट पार, रिडीम एट डिस्काउंट अगर है तो फिर डिस्काउंट अपने लिए इनकम है, रेवेन्यू हो जाएगा, है ना। प्रीमियम भी वैसे ही है, इशू एट पार, रिडीम्ड एट प्रीमियम, तो साला प्रीमियम नुकसान है, और उल्टा है, इशू एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट पार, तो प्रीमियम अपन खा जाएंगे लोगों का, यानी कि इनकम है ना। तो देखो डिस्काउंट या प्रीमियम जो है डेट इंस्ट्रूमेंट्स यानी डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह पे, तो यहां तो अपन रेवेन्यू रिकॉग्निशन की बात कर रहे हैं ना, तो हम देखते हैं कि अगर ये इनकम है, डिस्काउंट इज इनकम, कैसे, इशू एट पार, रिडीम्ड एट डिस्काउंट। 100 रुपए में इशू किया, 90 में रिडीम करेंगे, तो 10 रुपए अपने हो गए ना, इनकम हो गई। प्रीमियम भी इनकम हो सकती है, कैसे, इशू एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट पार, तो जो प्रीमियम हमने यहां लिया लोगों से वो इनकम हो गई। तो उसको कौन से साल में रिकॉग्नाइज करेंगे, पहले साल में या आखिरी साल में, नहीं, यहां लिखा है ओवर द पीरियड टू मैच्योरिटी, तो उसको अमोर्टाइज करो। सो इफ दिस पीरियड इज से 5 years, तो अपन जो भी इनकम है उसको 5 साल में डिवाइड करेंगे। आया समझे? आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज नंबर 9, रॉयल्टी। रॉयल्टी यानी कि पेटेंट, कॉपीराइट्स मैंने आपको दिया है यूज करने के लिए,
और आप मुझको रॉयल्टी देंगे। तो क्या बोलता है देखो, shall accrue in accordance with the terms of the relevant agreement and shall be recognized on that basis, यानी जो भी टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है उसके हिसाब से चलेंगे। जैसे हमने बोला कि आप मुझे हर साल 10 लाख की रॉयल्टी देंगे, तो 10 लाख हर साल रिकॉग्नाइज करेंगे, सिंपल। Unless having regard to the substance of the transaction, it is more appropriate to recognize revenue on some other systematic and rational basis. अब ये बहुत ही वेग स्टेटमेंट है, तो बेसिकली बोला है कि जो भी टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है उसको तो पहले फॉलो करो, उसके हिसाब से चलो। लेकिन अगर वो टर्म्स बहुत ही वेग है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है, तो फिर कोई भी सिस्टमैटिक या रैशनल बेसिस जो होता है उसको लो। व्हाट सिस्टमैटिक बेसिस दैट दे हैवंट सेड, वो अपने को अकाउंटिंग नॉलेज के हिसाब से लगाना पड़ेगा। टाइम बेसिस, कॉस्ट बेसिस, तो फिर वो लगा कर लेंगे। देन नेक्स्ट इज डिविडेंड, लास्ट वाला डिविडेंड है। डिविडेंड में क्या बोलता है, इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, सबसे बढ़िया और एक्ट क्या कहते हैं मालूम आप लोगों को डिविडेंड के बारे में? फाइनल डिविडेंड जो होता है दैट इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द एजीएम इज हेल्ड, व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड। फाइनल डिविडेंड डिक्लेरेशन पे रिकॉग्नाइज होता है। इंटरिम डिविडेंड जो है वो पेड बेसिस पे रिकॉग्नाइज होता है, व्हेन इट इज पेड। फाइनल डिविडेंड व्हेन द एजीएम इज हेल्ड, व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड। इंटरिम व्हेन इट इज पेड। फिर उसके बाद ट्रांजिशनल में तो वही होता है कि मार्च के पहले का है, ये है तो क्या करना, तो वो वही है, कोई काम का नहीं रहता यहाँ से, एक बार पढ़ के छोड़ देने का। The transitional provisions for ICDS on construction contract mutatis mutandis apply to recognition of revenue under associate cost for service transaction undertaken on or before 31st March 16 but not completed by the said date. And revenue for transaction other than service transaction referred to in para 10 undertaken on or before, para 10 यानी actually para 11 होना चाहिए, 11 कर दो उसको, यानी ये ऊपर वाला। Undertaken on or before 31st March 16 but not completed by the said date shall be recognized in accordance with provisions of this standard. ये standard उसको लगेगा for the previous year commencing on 1st April 16, यानी 16-17 के लिए आपको ये standard लगाने का है। The amount of revenue if any recognized for the said transaction on for any previous year commencing on or before 1/4/15, 16 होना चाहिए, shall be taken into account for recognizing revenue for the said transaction for the previous year commencing on 16 and subsequent year। यानी जो 16-17 के पहले रिकॉग्नाइज हो चुका है उसको पहले देख लो और 16-17 में उसके हिसाब से फिर आप रिकॉग्नाइज करो। यानी हो सकता है कि जो इनकम ये स्टैंडर्ड कह रहा है कि 16-17 में लो, लेकिन हम 15-16 में ले चुके हैं। अरे जब ले चुके हैं तो क्या दोबारा से लेंगे? नहीं ना, तो इतना माइनस कर दो, तो वो सिंपल है, कोई काम का नहीं है। और फिर डिस्क्लोजर रहते हैं लास्ट में। ये क्या है कि ये ऑडिट वगैरह के पेपर में डिस्क्लोजर वगैरह पे क्वेश्चन आते हैं, इनकम टैक्स के पेपर में कोई डिस्क्लोजर पूछने वाला है क्या? नहीं, तो इसलिए ये भी एक बार पढ़ लेना, आई विल गिव इट एज होमवर्क। क्या उसमें कुछ समझाने का थोड़ी है, डिस्क्लोजर है दैट यू कैन डू, राइट? वेरी गुड।